हेलो फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चे यानी 2-3 दिन के बच्चों की आंखों में से येलो डिस्चार्ज क्यों आता है, छोटे बच्चों की आंखों में से पानी क्यों आता है और उसके साथ साथ बच्चों को स्क्विंट क्यों होता है और स्क्विंट का क्या इलाज है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चन जो है कि बच्चों के जो चश्मा है छोटे छोटे बच्चों के लग जाता है, क्या उसको उतारने का कोई कारगर तरीका है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल, आपका दोस्त एंड होस्ट, एक बार फिर अपने YouTube चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी नई सीरीज आस्क योर डॉक्टर्स के अंदर हम आई स्पेशलिस्ट को लेकर आएंगे। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ए वेरी फेमस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश अरोड़ा जी। सर वेलकम। डॉक्टर राकेश अरोड़ा जी ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से की। उसके बाद अमेरिका से एडवांस ट्रेनिंग लेने के बाद ये पिछले तकरीबन 20 साल से अपना एंसेस्टर क्लिनिक चला रहे हैं। सर, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल किड्स केयर। थैंक यू सर। Thank you very much, Dr. Sanjeev. First of all, let me congratulate you for starting a very innovative and educative program on the YouTube. You have through your channel. मैं आपके सारे वीडियोस देखे हैं जो आपने बनाए हैं। Thank you. And they are very informative and you have simplified the information so much that के मेरे ख्याल से वो कॉमन बंदों को बहुत अच्छी तरह से एजुकेट करेगी और चीज़ें समझाने में बहुत इजी रहेगा। और आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन for this endeavor that you have started, and I hope that you will be even more successful in imparting a lot of other information regarding not only your specialty, जैसे आपने आज मुझे बुलाया है, ऐसे कई स्पेशलिस्ट और भी आएंगे आपके पास। Yes. और आम जनता को इससे बहुत फायदा होगा। So thank you. Thank you, डॉक्टर सर। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं डायरेक्टली पेरेंट्स के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस के बारे में Let's shoot. सर, सबसे पहले तो मैं न्यूबॉर्न के बारे में पता करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स पूछते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है कि उनके बच्चों की आंखें ठीक हैं, उनका विजन ठीक है, तो उन्हें कैसे पता चले? देखिए, इसके एक तो पैदा होते ही आंखों को देखने से पता चल जाता है। ग्रॉसली जैसे पता चल जाता है कि आई बॉल्स का साइज कितना है, कोई बड़ा है साइज या छोटा है, या उसका ढक्कन गिरा हुआ है जिसको डोसिस बोलते हैं, या जो काली डेली है जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसका क्या साइज है, वो छोटी है, माइक्रो कॉर्निया है कि मैक्रो कॉर्निया है, उसकी कलर क्या है, अगर वो ब्लूइश है तो कंजेनिटल ग्लाकोमा काला मोतिया ऑप्थेल्मस बोलते हैं हम उसको, या फिर उस कॉर्निया के बीच में जो छोटा सा चक्कर होता है जिसको प्यूपल बोलते हैं, अगर उसमें आपको कोई ग्रेश रिफ्लेक्स दिखाई देता है तो वो कंजेनिटल कैटरेक्ट है, सफेद मोतिया जिसको हम बोलते हैं, वो हो सकता है। ऐसे ये तो कुछ कारण हैं जो बचपन से पता चलता है, जो ग्रॉसली हम देख सकते हैं, पेरेंट्स भी देख सकते हैं, या स्क्विंट भी है, अगर आई टेढ़ी है उसको यस वो भी ग्रॉसली देखो पता चल सकता है, ये जो क्रॉस पता चल जाता है। और अगर उसके बाद कुछ चीज़ें बच्चों के माइलस्टोन से पता चल जाती है, जैसे न्यूबॉर्न में बच्चा का कोई फिक्सेशन नहीं होती है, एक गेज होती है उसकी, वैंडरिंग गेज। यस। उसके बाद 6 वीक के ऊपर आकर वो बच्चा थोड़ी सी फिक्सेशन शुरू करता है और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू करता है। 4th में आके उसकी फिक्सेशन एंड ग्रास्पिंग हो जाती है। तो ये विजन के माइलस्टोन्स हैं, ये विजन के माइलस्टोन्स हैं। यस। और 1 ईयर पे आके बच्चे की विजन डेवलप हो जाती है, लेकिन 2nd ईयर के एंड पे आके ऑलमोस्ट एडल्ट विजन हो जाती है 90% के करीब, और उससे हमको पता चल सकता है कि बच्चे के विजन जो है नॉट, मतलब ये हुआ कि 2 साल पे अप्रोक्सीमेटली 90 to 90% जो विजन है बच्चे का बन जाता है। जी हाँ। पर आजकल मैंने देखा है पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, 8-9 साल के बच्चे दिखाने के लिए आते हैं, पर उनके स्पेक्स लगे होते हैं। मेरा मतलब बहुत छोटी उम्र में बच्चों के स्पेक्स लगे, इसका क्या कारण है? देखिए, इसके कुछ तो कंजेनिटल इनहेरिटेंस है। यस। जो पेरेंट्स के जिनके चश्मा पहले लगा हुआ है तो उससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे की भी आई साइट वीक हो सकती है। दूसरा एक्वायर्ड रीजन, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल गेमिंग है, और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, या बहुत ज़्यादा बच्चे विड्रॉन रहते हैं, या किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं करते, उनके ग्रेड्स डाउन हो रहे हैं पढ़ाई में,
तो वो सारी चीजें जो है पेरेंट्स, कई बार बच्चा डिम लाइट में भी पढ़ता है, मैंने देखा है, लाइट प्रॉपर नहीं आ रही होती, तो वो भी उससे भी स्पेक्स पे मतलब आईज पे तो असर पड़ता ही है। बिल्कुल पड़ता है इन चीजों पे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर आई साइट के रिफ्रैक्टिव एरर के होने के चांसेस होते तो हैं। पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है, किस चीज की तरफ ध्यान दे ज्यादा? तो वही देख, ये अंडर ऑब्जर्वेशन वाली बात है। स्कूल में तो पेरेंट्स नहीं होते, वहाँ तो टीचर्स देखते हैं, लेकिन घर पे पेरेंट्स देखते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा आंखें स्क्वीज कर रहा है चीज़ों को देखने के लिए, टीवी बहुत ज़्यादा आगे जाकर देख रहा है और उसमें आप थप्पड़ मार के या उसको जिद्दी समझ के पीछे बैठाया जा रहा है, वो बार बार आगे जाता है, तो उसको रिफ्रैक्टिव एरर है। बहुत ज़्यादा अगर रबिंग करता है, इसमें उसकी वाटरिंग हो रही है, या हेडेक की कंप्लेंट करता है, स्ट्रेन की कंप्लेंट करता है, ये सारी चीज़ें अगर बच्चा कंप्लेंट करता है तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हाँ उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, तो उनको उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, कंसल्टेंट के पास ले जाना चाहिए। लेकिन कुछ टीचर्स भी बता देते हैं, कई बार मैंने देखा। दूसरा कंपोनेंट इसका स्कूल में है कि अगर टीचर्स देखते हैं कि बच्चा, जब बाई रोटेशन एक्चुअली बैठाना चाहिए बच्चों को, कभी आगे कभी पीछे, अगर पीछे बैठने के बाद आप महसूस करते हैं कि बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं किया हुआ है, या उसकी कंसंट्रेशन खराब है, या उसके ग्रेड्स डाउन हो रहे हैं, या वो स्क्वीज कर रहा है आंखें, या वो उसको एक स्टेयर कर रहा है और ऐसे लगता है जैसे उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर्स को फिर पेरेंट्स को बुला के बताना चाहिए कि आपका बच्चा शायद स्ट्रगल कर रहा है कंसंट्रेशन में, और ये शायद हो सकता है कि इसकी आई साइट वीक हो, तो आप डॉक्टर के पास लेके जाइए और इसकी आई साइट चेक करिए। मतलब रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है जी बिल्कुल। तो ये रिफ्रैक्टिव एरर की बात की तो पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा होता है? वैसे ज्यादातर रिफ्रैक्टिव एरर होते कौन कौन से? आइडियली दो तरह के रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं, एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। मायोपिया में आई बॉल का साइज बड़ा होता है, बच्चों के मोस्टली मायोपिया होता है। मायोपिया में दूर की चीज दिखाई नहीं देती, नजदीक से दिखाई देता है। हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक की चीज दिखाई देती है, दूर की चीज दिखाई नहीं देती। और हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल छोटा होता है। लेकिन एक और रिफ्रैक्टिव एरर होता है जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। वो सिलेंड्रिकल नंबर होता है। अगर उसमें कॉर्निया का कर्वेचर ठीक नहीं होता तो वो भी कुछ प्रॉब्लम आती है, जिससे कि बच्चे देखने में, कंसंट्रेशन में स्क्वीज करते हैं और पढ़ाई में दिक्कत महसूस करते हैं और हेडेक कंप्लेन करते हैं। तो मेरा मतलब ये हुआ आपके कहने का कि जो मायोपिया है वही बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है, तो इसमें आई बॉल बड़ी हो जाती है। आई बॉल बड़ी होती है तो इसमें आपको माइनस के स्पेक्स, उसमें माइनस नंबर लगता है, और हाइपरमेट्रोपिया में प्लस नंबर लगता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में ये भी होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका, क्योंकि आई बॉल छोटा है, हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो करेक्शन होनी शुरू, उसकी करेक्शन हो जाती है। प्लस की करेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं, माइनस के नहीं, क्योंकि आई बॉल ने आगे को बढ़ना ही बढ़ना है, तो माइनस नंबर हमेशा बढ़ता रहता है। मायोपिया प्रोग्रेसिव रहता है। तो मायोपिया प्रोग्रेसिव रहता है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल आईज जो है बच्चों के ऐनक लगी होती है। तो उसी के बारे में हमें बताएं कि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों की ऐनक उतारनी, उसके लिए कोई सक्सेसफुल मेथड है, कोई मेडिसिन या कोई दवाई या कोई ऐसा एक्सरसाइज? देखिए, जो छोटे रिफ्रैक्टिव एरर हैं उनको तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उनकी रिकवर करने से वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़े से ज्यादा रिफ्रैक्ट, जैसे 0.5 आधा नंबर है या कुछ और है, यहाँ तक की बात करता हूँ, इसके बाद के जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं वो आइडियली किसी एक्सरसाइज से या न्यूट्रिशन से ठीक नहीं होते, उनके लिए हमको स्पेक्स ही लगानी पड़ती है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई बॉल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये आइडियली ये रिफ्रैक्टिव एरर जब तक हमारी बॉडी पूरी अडल्टहुड साइज में नहीं चली जाती, दैट मींस एट द एज ऑफ 18 या 19 साल तक, तब तक ये प्रोग्रेसिव रहता है। और जब आई बॉल स्टेबल हो जाए तब ये होता है कि हाँ इसको उतारने के कुछ चांसेस हो सकते हैं, और जिसको हम लेजर बोलते हैं। अच्छा, मींस ऑपरेटिव ही होता है इसके? हाँ, उसमें फिर आई बॉल के साइज की करेक्शन करते हैं हम लेजर से। वो सक्सेसफुल सर्जरी है और टाइम टेस्टेड हो गया, प्रूवन सर्जरी है, उससे ठीक शेप बन जाती है आँख की और चश्मे का नंबर उतर जाता है। मतलब ज्यादातर ये जो सर्जरी आप बता रहे हो इसको 19 ईयर के बाद ही करवाना चाहिए? हाँ, जैसे मैंने बताया कि एक अडल्टहुड एज होती है जो कि 19 ईयर्स तक होती है। अगर उससे पहले करवा लेंगे
तो नंबर फिर से बढ़ आएगा क्योंकि आपका आई बॉल का साइज फिर चेंज हो जाएगा। तो आइडियली जब आप 19 ईयर्स के हो जाएं और आपका नंबर 6 मंथ्स या 1 ईयर तक स्टेबल हो गया है, फिर वी आस्क द पेशेंट टू गो एंड गेट ऑपरेटेड। उससे पहले स्पेक्स भी लगा सकते हैं आप। और अगर कॉस्मेटिकली जैसे हमारी सोसाइटी में स्पेशली गर्ल्स का है, कॉस्मेटिकली और साइकोलॉजिकली आप फील करते हैं कि हाँ लेंस आते हैं, तो हाँ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी आप लगा सकते हैं टिल द एज ऑफ 19। उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो जाती है, लेसिक लेजर, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगेन आई एम कमिंग टू न्यूबॉर्न। या सर न्यूबॉर्न के अंदर मेरे पास तो रूटीन में बच्चे आते हैं। रूटीन में 2 दिन का बच्चा, 3 दिन के बच्चे के आईज में से येलो डिस्चार्ज, थिक येलो डिस्चार्ज निकलता है। हालांकि मैं उसके लिए मेडिसिन भी देता हूँ, पर मैं आज समझता हूँ कि आप हमारे साथ हो तो आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन प्लीज दीजिए। ये जो न्यूबॉर्न में ये वाली इन्फेक्शन होती है, ये कोई कॉमन डिस्चार्ज नहीं होता, इसको हम ऑप्थेल्मिया न्यूनेटल बोलते हैं। एंड दिस डिस्चार्ज, दिस इन्फेक्शन कम्स फ्रॉम मदर्स बर्थ कैनाल। और ये उसको फंगल इन्फेक्शन हो या बर्थ कैनाल में क्लाइमीडियल इन्फेक्शन हो, गोनोकोकल इन्फेक्शन हो, जो कि काफ़ी हद तक करेक्शन भी हो गई है, तो उससे बर्थ कैनाल से ये आईज में इन्फेक्शन आती है। इसमें येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, आंखें काफ़ी बंद हुई होती हैं, पूरी भरी होती हैं, उसको बार बार वार्म ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन करना पड़ता है और अग्रेसिवली एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर ठीक होती है 2-3 हफ्तों में। जी हाँ, 2-3 हफ्तों में ठीक हो कर लेनी चाहिए। अगर आप आई डॉक्टर के पास नहीं जाते हो और ये उसका इफेक्ट कॉर्निया के ऊपर होता है, तो फिर अल्सर्स और बाकी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिससे कि फॉर द होल लाइफ टाइम आपकी आई साइट के ऊपर फर्क पड़ सकता है। एक मेरे पास बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम लेके पेरेंट्स आते हैं, जिसके अंदर उनके छोटे बच्चे, जैसे 1 साल से कम बच्चे हैं, 6 महीने के बच्चे हैं, 4 महीने के बच्चे हैं, उनकी आंखों में से पानी बड़ा निकलता है, वाटरी डिस्चार्ज लगातार आते रहते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। यस। जैसे हम अगर ज़्यादा रोते हैं तो हमारा नाक चलने लग जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे आंसू जो हैं वो एक आँख के और नाक के बीच में एक ट्यूब होती है जिसको हम नेज़ोलैक्राइमल डक्ट बोलते हैं। वो आंसू हमारे उस डक्ट के बीच में से, उस ट्यूब के बीच में से नाक में चले जाते हैं। अगर हमारा वो ट्यूब कहीं से ब्लॉक है, किसी डिस्चार्ज से, मैकेनिकल से ऑब्स्ट्रक्शन है या फॉरेन बॉडी से है, या वो ट्यूब बनी ही नहीं है, खुली ही नहीं है नाक के बीच में, तो वो पानी और कहीं नहीं जाएगा, वो पानी आँख में से बाहर ही निकलेगा और बार बार निकलता है वो। और जो ट्यूब के बीच में पानी चला जाता है वो डिस्चार्ज बन जाता है, उसमें से गिद्दी आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? पहले 4 to 6 months टाइम तक तो हम इसको ड्रॉप्स और मसाज बोलते हैं, आंखों के नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के ऊपर मसाज करना होता है और उससे करेक्शन हो जाती है, उससे वो खुल जाती है थोड़ी बहुत अगर ब्लॉकेज हो। लेकिन अगर ये नहीं खुलता तो बाद में हम इसकी प्रोबिंग एंड स्लिंजिंग बोलते हैं प्रोसीजर को। पेरेंट्स को हम बताते हैं कि एक सिलाई से खोलना पड़ता है, जिससे तो आमतौर से वो डर भी जाते हैं, लेकिन उस सिलाई का, उस प्रोबिंग स्लिंजिंग प्रोसीजर का, जिससे कि वो डक्ट पूरी खुल जाती है, उसका आई साइट के साथ या आई बाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और बड़ी सेफ सर्जरी, वेरी सेफ प्रोसीजर, वेरी कॉमनली डन वी हैव डन इन थाउजेंड्स। यस, और बड़े आराम से ओपीडी प्रोसीजर है, उसी में हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अगला तो जो प्रॉब्लम लेके आते हैं पेरेंट्स, वो है स्क्विंट के बारे में, यानी कि टी। और मैं समझता हूँ पेरेंट्स के लिए भी, बच्चे के लिए भी स्क्विंट बड़ी मतलब ट्रॉमेटिक सी चीज़ है। इसके लिए आप इसका एक तो ट्रीटमेंट हमें बताएं अच्छी तरह कि क्या करना चाहिए। पहले तो स्क्विंट का मतलब समझिए कि क्या होता है। स्क्विंट है, इट्स लाइक लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो। दोनों आंखों की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, एक आंख एक तरफ देखती है, दूसरी आंख दूसरी तरफ देखती है। और ये भी, जैसे मैंने पहले जैसे रिफ्रैक्टिव एरर का बताया, ये भी इनहेरिटेड जेनेटिक हो सकता है जिनके पेरेंट्स को है। और दूसरा है एक्वायर्ड। बचपन में अगर बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहा हो, कन्वर्शंस रही हो, हाई हाइपरमेट्रोपिया हो, और इससे भी कई बार ट्रॉमेटिक नर्व डैमेज हो जाता है, चोट ट्रॉमा लगती हो, है, चोट ट्रॉमा हो, यस, जो कि बच्चों में हो जाता है। और ये अप टिल 3 years तक डेवलप करता है, ये से हो जाता है। इसमें मस्कुलर इम्बैलेंसेस हैं, इससे वो हो जाता है, या नर्व्स का इम्बैलेंस हो जाए, इससे वो स्क्विंट हो जाता है। यानी कि नर्व डैमेज हो जाए कोई।
डैमेज नहीं, जिसकी नर्व की डेफिशिएंसी हो, डैमेज हो तो फिर तो पैरालिटिक स्क्विंट हो जाएगा। ओके, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे आई की तो ये स्क्विंट जो है कई तरह का होता है? नॉर्मली दो तरह का स्क्विंट है, कन्वर्जेंट स्क्विंट जिससे आंखें अंदर को होती हैं और डाइवर्जेंट स्क्विंट जिससे आंखें बाहर को देखती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों आंखें अंदर या दोनों आंखें बाहर हो। यूनिलैटरल भी होता है, एक आंख बाहर दूसरी नॉर्मल, या एक आंख अंदर दूसरी नॉर्मल, ये भी हो सकती है। सो ये कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट स्क्विंट होते हैं। तो इसके लिए मतलब ट्रीटमेंट कोई मेडिसिन है या कोई एक्सरसाइज है, या आप सीधा सर्जरी एडवाइस करोगे? नहीं, सीधा सर्जरी पे नहीं जाते, डिग्रीज होती है स्क्विंट की, मेजर करते हैं स्क्विंट को बाय डिग्रीज, 5 डिग्रीज, 10 डिग्रीज। और कुछ स्क्विंट तो एट स्ट्रेस आते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, स्टूडेंट्स को एग्जाम में हो, या पोस्ट फेब्राइल हो, फीवर होने के बाद ये स्क्विंट आते हैं। वो तो एक्सरसाइजेज से या न्यूट्रिशन ठीक करने से हो जाते हैं, या स्क्विंट कुछ रिफ्रैक्टिव एरर से। तो बच्चों में हम डायलेट करके उनकी रिफ्रैक्शन करते हैं, 2-3 बार पेरेंट्स को बुलाते हैं, पहले एक रफ सा नंबर निकालते हैं डायलेट करने के बाद, प्यूपिल डायलेट करने के बाद, फिर उसका पोस्ट मीडियाटिक टेस्ट होता है जिसमें कंप्लीट असेसमेंट करके उसको फाइनल नंबर देते हैं, जो कि टाइम टू टाइम मतलब हमें कॉज पता चल जाता है, कॉज पता चलता है। यस। और तीसरा है कि अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो जो नॉर्मल आई होती है ना, हम उसकी पैचिंग करते हैं। ओके, ताकि वो जो दूसरी आई है जो अपनी अलाइनमेंट में, वो अपनी अलाइनमेंट में आके अपने फंक्शंस को अटेन करे। और अगर वो बिकॉज ऑफ एनी मसल या बिकॉज ऑफ एनी नर्व तो उसकी लगातार एक्सरसाइज की डेफिशिएंसी से है तो वो करेक्शन हो जाए। फेलिंग एवरीथिंग, अगर इससे कुछ नहीं होता है तो फिर हम स्क्विंट की सर्जरी करते हैं और अलाइनमेंट हो जाती है, आंखें सीधी हो जाती हैं और वो दोनों की पिक्चर्स रेटिना के ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट पे बनती है और उससे विजन ठीक हो जाती है। मतलब अगर स्क्विंट ज्यादा हो, ज्यादा डिग्री का हो, तो आपके अनुसार उसकी सर्जरी ऑप्शन है? जी हाँ। तो इसके लिए एज भी है कोई स्पेसिफिक? नॉर्मली जब तक आई साइट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ना चाहिए, इसलिए उसकी सर्जरी जितनी जल्दी हो जाए ठीक है, बट आइडियल एज है 6 to 14 ईयर्स। अदरवाइज अगर करेक्शन नहीं करते तो जैसे मैंने बताया कि लेजी आई हो जाती है, इसमें ब्लाइपिया सेट इन हो जाता है, उसको बोलते हैं। वो आई जो है उसमें हमेशा के लिए विजन कम रह जाती है। तो हाँ, लेजी आई का आपने नाम लिया, बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे इनबॉक्स में लिख के पूछा कि ये लेजी आई क्या है। पेरेंट्स पढ़ते रहते हैं, पेपर में पढ़ लिया, कहीं इधर से पढ़ लिया, तो लेजी आई के बारे में पेरेंट्स को डिटेल में बता। लेजी आई वही है जिसमें रेटिना के ऊपर जो न्यूरॉन्स हैं या ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, और अगर हम स्क्विंट को प्रॉपरली करेक्ट नहीं करते हैं किसी एज पे तो पीछे से ही निगाह, रेटिना से ही निगाह चली जाती है। वो आई देखने में नॉर्मल भी हो सकती है, जो कंजेनिटल एम्ब्लाइपिया भी होता है, जरूरी नहीं कि स्क्विंट की वजह से, कंजेनिटल एम्ब्लाइपिया भी होता है, लेजी आई होती है, उसके पीछे से पहले ही न्यूरॉन्स चार्ज नहीं हुए होते, उसमें मतलब जन्म से ही नहीं आई, जन्म से ही नहीं आई होती है। और पेरेंट्स को बल्कि बहुत अजीब लगता है और पेशेंट्स को भी अजीब लगता है जब उसको बताते हैं सीट के ऊपर बैठ के, उनसे पढ़ा नहीं जाता तो बोलते हैं पहले ठीक थी, लेकिन वो क्योंकि दोनों आंखों से काम कर रहे होते हैं इसलिए पता ही नहीं चलता कि एक आई उनकी लेजी आई थी। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट भी है? वही जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो नॉर्मल आई को पैचिंग करते हैं, इसमें लेजी आई, लेजी आई। दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्पेशली विटामिन ए डेफिशिएंसी वो ठीक करते हैं। तीसरा कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कैम्प स्टिमुलेटर्स हैं या विजन थेरेपीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उससे भी हम कई बार इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज नॉट ए गारंटेड सक्सेस इन दिस। लेजी आई मतलब डिफिकल्ट है थोड़ा, मतलब। अब हम बात करेंगे एक और कॉमन चीज की, जैसे इन्फेक्शंस के बारे में। बच्चों में तो बड़ी कॉमन है, आइज की इन्फेक्शन है, बार बार आइज की स्टाइज हो जाती है, उसके बारे में भी आप हमें कुछ बताएं, इसके बारे में क्या करना चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए? देखिए ये इन्फेक्शंस पहले तो जरूरी नहीं है कि बच्चों में हो, ये अडल्ट्स में भी होते हैं, इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसमें येलोइश डिस्चार्ज या वाइटिश डिस्चार्ज होता है, रेडनेस होती है, वाटरिंग होती है। पहले पेन भी बड़ी होती है, पेनफुल भी होता है, स्काई स्पेशली पेनफुल। स्काई में तो स्पेशली होती है अगर रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट ना हो या आपके सिर में डैंड्रफ है तो उसको ब्लेफराइटिस बोलते हैं, यहाँ पे सिकरी सी जमा हो जाती है आई लैशेस में, विच कैन गेट कन्वर्टेड इनटू स्काई। रिफ्रैक्टिव एरर हो ज़्यादा रबिंग से तो भी स्काई होती है, उससे हो जाती है। आपने पूछा था इन्फेक्शंस का, तो कंजक्टिवाइटिस जो मैं बता रहा था आपको, ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है,
एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है, जैसे आजकल पैंडेमिक कोरोना चला हुआ है तो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। और ये ट्रीटेबल है, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 7 डेज के बीच में सारे ट्रीट हो जाते हैं अगर आपने प्रॉपरली और टाइमली इसका ट्रीटमेंट करवाया है। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं, कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हैं, इनसे ठीक हो जाते हैं और कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ में नहीं ठीक होते, बड़े लंबे चले जाते हैं, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी मेरे ख्याल आ जाती है। जी हाँ, उनके ये कॉर्निया के ऊपर इफेक्ट करते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स कॉर्निया के ऊपर बन जाते हैं, स्पेशली वायरल जो है कंजक्टिवाइटिस उसमें, जिसको हम सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट्स बोलते हैं, वो स्पॉट्स बन जाते हैं। और अगर वो पिपुलरी एरिया में हो तो विजन पे इफेक्ट होता है, विजन में, इसलिए उसको जरूरी है कि आप जब भी कंजक्टिवाइटिस हो तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो एक मैंने देखा है कुछ सीजनल बड़ा होता है, कुछ बच्चे। मैं एक बात और इसमें बताना चाहूंगा, कुछ इसमें प्रिकॉशंस भी हैं, जैसे कोरोना में प्रिकॉशंस हैं, ऐसे कंजक्टिवाइटिस कंटेजियस इन्फेक्शंस को बचाने के बाकी घर वालों को हो सकता है, हाईली कंटेजियस है, तो अपना सोप टॉवल लग रखें। आपको ज्यादा धोना नहीं चाहिए, लेकिन डिस्चार्ज है तो धो लें, और कोल्ड कंप्रेसेस ठंडी पट्टियों का डेकोर करें, तो और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट आपको बताया गया वो करें, ताकि आपको कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन भी ना हो और बाकियों भी ना हो। डार्क कलर के गॉगल्स का भी है, ऑलवेज बेटर, आईज प्रोटेक्शन होती है। चलो मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे पास कई बार ना सीजन में बड़े क्लस्टर्स में आते हैं बच्चे, आईज रब करते हैं, रेड हो जाती हैं, इनमें कोई खास मतलब सीजनल प्रॉब्लम होती है ये बच्चों में आईज की? अच्छा, वो आप बात कर रहे हैं जो जब सर्दियों से गर्मियां आती हैं, जब चेंज ऑफ सीजन होता है, उसको हम स्प्रिंग कटार बोलते हैं, स्पेशली स्प्रिंग सीजन में ही आते हैं, और वायरल कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं उसको। ये मैंने नोट किया है कॉमनली अराउंड 3 years ऑफ एज पे शुरू होता है, और ये ऐसी एक एलर्जी है जो अप्रॉक्सीमेटली 1 decade तक रहती है। 1 साल नहीं रहती, 2 साल नहीं रहती, 10 साल रहती है। 10 साल। इसमें पेरेंट्स को थोड़ा अपने को एजुकेट करना पड़ता है कि हर साल डॉक्टर के पास जाएं, अपनी फाइल संभाल के रखें उस बच्चे की, मतलब ताकि कॉर्नियल ओपेस्टीज ना बन जाए, उसका प्रॉपर्ली एग्रेसिवली ट्रीटमेंट उसमें, या जहाँ पे कॉर्निया और ये वाइट जो है स्क्लेरा, इसके जंक्शन जिसको लिम्बस बोलते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लिम्बाइटिस, और मड्डी आइज हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है, और बच्चा ऐसे करके देखता है, उसकी वाटरिंग बहुत होती है, इचिंग बहुत होती है। अगर आप उस, और ये 3-4 महीने रहता है अप्रॉक्सीमेटली, पोस्ट मानसून तक कई बार रह जाता है, तो 3-4 महीने इसका हर साल इलाज करवाना पड़ता है, नहीं तो आंखें और खराब होंगी, मड्डी हो जाएंगी, और ज्यादा इन्फेक्शन होगी, केराटो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, कॉर्निया के ऊपर उसका इफेक्ट आ जाता है, और सारी जिंदगी के लिए बच्चा एक तो देखता अच्छी तरह नहीं है, दूसरा उसकी विजन पे भी इफेक्ट होता है, और ड्राई आईज भी ड्राई रहने लगती है, और आईज ड्राई हो जाती है। राइट, ड्राई आई के बारे में आपने भी बात की, ड्राई आई के बारे में तो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स भी पूछते हैं, मैं बच्चों को भी देखता हूँ, खुश्क आंखें आंखों में होती थी वो नहीं रही, तो इसके क्या कारण है? आजकल उनको चमक मोबाइल में दिखाई देती है ना डॉक्टर साहब। एनीवे, ये जो ड्राई आईज डॉक्टर साहब, ये अकेले बच्चों की नहीं है, ये बहुत ही एक बर्निंग इशू है, और ये इंटरनेशनल इशू है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, कुछ इसके रीजंस हैं जो अवॉइडेबल हैं, कुछ अनअवॉइडेबल। ग्लोबल वार्मिंग अनअवॉइडेबल, पॉल्यूशन अनअवॉइडेबल, लेकिन आपके हाथ में क्या है कि आप अपना मोबाइल गेमिंग, मोबाइल वॉचिंग, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, 4-5 घंटे तो बच्चों को उसमें देखना पड़ता है, लेकिन बाकी टाइम पे अगर वो ज्यादा टीवी देखते हैं, ज्यादा मोबाइल, स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। वो है एसीज हैं, हीटर्स हैं, बहुत ज्यादा आंखों को, पहले हम बोलते थे चीटे मारते हैं, आंखों को धोना है, आजकल हम मना करते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई आइज में जो हमारी टीयर सिक्रीशन है, उसमें जो लिपिड कंटेंट है, लिपिड कंपोनेंट है, वो कम हो जाता है, एक तरह की ग्रीस है, जो फैट है, ग्रीस है, वो कम हो जाता है, उसी से चमक चली जाती है, उससे आईज ड्राई होती है। तो इसमें मतलब हम ट्रीट तो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ग्रिटी सेंसेशन सी होती है, ऐसे लगता है जैसे आंख में रेत पड़ा हो। यस, मलते हैं आंख को, इरिटेशन होती है, लेकिन वाटरिंग नहीं होती है, क्योंकि वाटरिंग तो है ही नहीं। शुरू में वाटरिंग बहुत ज्यादा होती है, ग्रीस खत्म हो रही है, बाद में वो पानी भी खत्म हो जाता है, एब्सोल्युटली ड्राई हो जाती है, सीवियर ड्राइनेस हो जाती है, और उसको फिर सीवियरली जो है उसी हिसाब से अग्रेसिवली हमको उसको ट्रीट करना पड़ता है। यस, यू आर राइट, इसमें लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालते हैं, ये ट्रीटेबल है,
और वो जितना जल्दी आप इसको ट्रीट करेंगे उतना जल्दी कम परसेंटेज वाले जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स है उससे ठीक हो जाती है, नहीं तो काफी कॉम्बिनेशन आते हैं और मेरे ख्याल से काफी लंबी भी चलती है ये तो कई बार सारी जिंदगी चलेगी। सारी जिंदगी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम में 70 to 80% population in the world will have dry eyes. They already have 50 to 60%. Yes. मतलब हर 10 में से 8 लोगों को ड्राई आई रहने वाली होगा। है। और ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो हैं ये लाइफ लाइन बन गए हैं और आगे के लिए और लाइफ लाइन बन जाएंगे, इसलिए इसकी प्रिकॉशन जरूरी है। ज्यादा धूप में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा चीजें नहीं खानी चाहिए, ज्यादा गेमिंग नहीं होनी चाहिए, गॉगल्स लगा के रखें और अपनी आईज टाइम टू टाइम अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर दिखा सकें, चेक करवा सकें, ताकि वो आपकी ड्राई आई ना हो। सिर्फ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से काम चलेगा, वही एक चीज है जो करनी है। अगर आपने अपने आप ही कहीं से कोई ड्रॉप्स खरीद लिए जो कि स्पेशली स्टीरॉयड ड्रॉप्स स्पेशली जो लिए वो तो फर्दर आपकी ड्राइनेस करेंगे और बाकी जो साइड इफेक्ट्स वो करते हैं वो आंख में वो लग पाता है। मैंने देखा कई बार पेरेंट्स ओवर द काउंटर ले लेते हैं इधर उधर से ड्रॉप्स खरीद के, मतलब वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वो आपकी आई को और डैमेज करेगा और ड्राई करेगा और उससे कैटरेक्ट और ग्लाकोमा होने के चांसेस है स्टीरॉयड से, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो अगर आपने 2-4-6 महीने के लिए लगातार स्टीरॉइड्स डाल लिए, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव साइड इफेक्ट्स इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत सारी बातें की डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम बात बच्चों के बारे में कर रहे हैं तो बच्चों की आई इंजरी के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे आते हैं ट्रॉमेटिक आई के साथ। जी हाँ, ये देखो बच्चे तो बच्चे हैं, वो खेलेंगे ही, हम भी खेले हैं बचपन में। तो ये एक्चुअली पेरेंट्स को थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन रखने वाली बात है कि जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं घर में, सीजर है, नाइफ हैं, और जो फायर के ऑब्जेक्ट्स हैं, कई बार बच्चे तीलिए लगाते हैं, दिवाली में पटाखे हैं, होली में हैं, जैसे रंग डाले हैं, वो आँख में चले जाते हैं, उससे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। दिवाली के पटाखों से तो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज होती हैं, जो स्पेशली फटने वाले हैं, और जो बड़े वाले बॉम्ब्स हैं, पटाखे हैं, वो अवॉइड करने चाहिए और पेरेंट्स को अपनी सुपरविजन में वो क्रैकर्स कराने चाहिए, नहीं तो उसकी जो इंजरीज हैं वो पूरी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हैं, उससे आई साइट कंप्लीटली डैमेज हो जाती है। ये जो चीज़ें हैं वो पेरेंट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए। उससे अपन आई इंजरी जो है वो कम कर सकते हैं बच्चों में, अगर बच्चों की पहुंच से हम शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जो दूर रखें। बिल्कुल सर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण का, सोलर एक्लिप्स। लोग पूछते हैं आगे कि हमें सोलर एक्लिप्स से जो सूर्य ग्रहण है उसकी तरफ देखना है, नहीं देखना है, बच्चों के लिए क्या हार्मफुल है? वैसे तो ये हार्मफुल ही है, लेकिन चलो सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स, ल्यूनर तो चंद्र ग्रहण है, वो तो सेफ है, लेकिन सोलर एक्लिप्स में रेडिएशन इफेक्ट्स हैं, हाई अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो रेडिएशन इफेक्ट से रेटिना को डैमेज करती है, जो कि परमानेंट डैमेज है। तो आइडियली मैं तो यही कहूंगा कि वो देखना ही नहीं, बच्चों को तो देखना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं, बड़े को भी नहीं देखना चाहिए, मतलब सोलर एक्लिप्स की तरफ ना देखें, ना ही देखे तो अच्छा है। और अगर देखना भी पड़ता है तो जो वेल्डर्स शील्ड है, जो जिससे आपकी अल्ट्रावायलेट रेज कट जाती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कम हो जाएंगी उससे। मतलब स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं, ना देखे तो अच्छा है, डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा अवॉइड करनी चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। यस, अच्छा है, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर। अच्छा, एक और पूछते हैं पेरेंट्स कि हम अपने बच्चे को सुबह सुबह ग्रास पे चलाएं या हम खुद ग्रास पे चले तो उससे आई साइट इंप्रूव होती है, ऐसा भी कोई लॉजिक है इसमें? नहीं, वो कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है इसमें। एक फील गुड फैक्टर है, ग्रीनरी है, देखने में अच्छी लगती है, चलने में ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, और हो सकता है उसमें कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो जिससे कि बॉडी के कुछ सिस्टम्स में न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हो या बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती हो। एक फ्रेशनेस भी तो है मेरे ख्याल, फ्रेशनेस है, फ्रेश एयर है, लेकिन ये नहीं है कि घास पे चलने से आपके चश्मे उतर जाएंगे, ये नहीं सोच, या बहुत आई साइट इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से तो मेरे पास जितने क्वेश्चन थे मैंने उसके बारे में पूछे, लेकिन हाँ, आप जाते जाते हमें कोई कैरी होम मैसेज जरूर बता दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना है। कैरी होम मैसेजेस यही है जो हमने अभी बात की है कि आंखों की प्रॉपर हाइजीन रखें, आंखों की केयर करें। अगर
आपके बच्चे में आपको कोई साइन नज़र आता है जिससे पता चले कि आंखें इसकी कमज़ोर है, रिफ्रैक्टिव एरर है, टाइम टू टाइम आप डॉक्टर के पास जाएं। अच्छी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, स्पेशली विटामिन ए युक्त बैलेंस डाइट लें, विटामिन ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल। मतलब ये तो प्रूव्ड ही है कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए तो स्पेशली आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कैरेट्स हैं, फिर जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश, चिकन, एग्स खा सकते हैं, और दूसरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर सबको पता है, वो हुआ। और बाकी कंप्यूटर टाइम जैसे मैं पहले बता के चुका, मोबाइल और कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा है, वो आपको कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ड्राई आइज होगी और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हमेशा डालने पड़ेंगे। वो वैसे भी अगर आप शुरू कर ही दें लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को, इसका हर्ज मतलब कुछ एज है जैसे 40 ईयर 50 ईयर उसके बाद? जी नहीं, वो शुरू से ही बच्चों को भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दे सकते, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एक्सपोजर ज़्यादा है, ऑनलाइन क्लासेस, स्क्रीन एक्सपोजर, आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाएं ताकि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हों, ज़्यादा टीवी और हीटर से थोड़ा दूर रहेंगे, बाहर जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, उससे ठीक रहेंगे। इंजरीज को अवॉइड करें। हाँ, बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, इंजरीज भी अवॉइड करें। मतलब उनको जो अपना शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जी हाँ, वो जैसे मैंने बताया कि पटाखे वगैरह हैं या कुछ और चीज़ें हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को देखनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अच्छी स्लीप का भी रोल है, मैं समझता हूँ। वेरी नाइस। ये ग्रोथ हार्मोन जो है, जो आपको पता ही है कि आप तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता है, 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ भी ठीक रहती है, आइज़ को रेस्ट मिलता है, बॉडी को रेस्ट मिलता है, रिजुविनेट होती है बॉडी, और हर सिस्टम जो है परफेक्टली ट्यून्ड अप हो जाता है अगर प्रॉपर स्लीप, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं आपको बता दूं, हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब सिर्फ आई स्पेशलिस्ट ही नहीं है, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक अच्छे सिंगर भी हैं। तो मैं आज डॉक्टर साहब से अपने व्यूअर की तरफ से सर रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे कि हमारे लिए कुछ हो जाए, 2 लाइनें। ये आपने देखिए प्रोफेशनल करते करते ये पर्सनल पे आ गए, क्योंकि आपको मेरे शौक का पता है, तो व्यूअर्स के लिए मैं 2 लाइनें आंखों के बारे में ही हैं। तो एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं उसकी 2 लाइनें सुना लेता हूँ। आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये चांस दिया कि मैं व्यूअर्स को, बच्चों को स्पेशली आंखों के बारे में कुछ बता सकूँ, जो कि जनरल चीज़ें हैं। वैसे ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने वही चीज़ें कवर की हैं जो कि रेलेवेंट है, पर कुछ चीज़ें भूल भी गई होंगी। जैसे जैसे टाइम आएगा, अगर लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं ये कहूँगा, इनबॉक्स में अगर मेरे लायक कोई, मेरी तरफ कोई क्वायरी है उनकी पूछने की, तो वो वहाँ लिख सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और क्वेश्चन बॉक्स में जाके अगर कुछ ऐसी क्वायरीज हैं वो डाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज सच ए प्लेजर एंड ए प्रिविलेज टू बी विद यू ऑन दिस टॉक। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बच्चों की आंखों के बारे में है, जब बच्चों की आंखों की बीमारी के बारे में है, तो आप इनबॉक्स में लिखिए। हम डॉक्टर साहब को दोबारा स्टूडियो में बुलाएंगे, दोबारा इनसे बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि आज की बातचीत से आपकी आंखों के बारे में पूछे गए तकरीबन सभी क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो गए हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।